हेलो बच्चों। हाँ, तो कैसे हो आप? आई ऑफ आपकी अभी जो तैयारी चल रही है जेट की वो अच्छी चल रही होगी। तो माई सेल्फ सोनू नागर, फिजिक्स फैकल्टी, रॉयल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि जेट के रामबाण सीरीज का सीक्वेंस अपन हर दिन नए नए चैप्टर के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं रामबाण सीरीज में, वो है आज रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो आई होप आप इसी वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखने से आपको पता लगेगा कि जेट में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को अपन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन का कंसेप्ट अपन को क्लियर करना है, उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती है वो कैसे अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है। तो दर्पण वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर दर्पण के बारे में नहीं दे रखा, तो अपन को दर्पण को क्या कंसिडर करना है, एक प्लेन दर्पण मतलब समतल दर्पण कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक समतल दर्पण के सामने कोई आदमी हो 15 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी की चाल से दौड़ रहा है। व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल पूछिए आपसे। व्यक्ति की चाल मतलब प्रतिबिंब की चाल किसके सापेक्ष पूछिए? व्यक्ति के सापेक्ष, जो व्यक्ति चल रहा है उसी के साथ। अब व्यक्ति के अपने पास वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो उस प्रतिबिंब जब सामने जब सामने दर्पण के सामने कोई वस्तु चलेगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब भी क्या करेगा, दौड़ेगा। तो उस प्रतिबिंब का वेग अपन से पूछा गया है, उस प्रतिबिंब का वेग पूछा गया है, किसके सापेक्ष पूछा गया है? तो बच्चों उसका प्रतिबिंब का वेग पूछा गया, उस आदमी के वस्तु के खुद के सापेक्ष पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको पहले से याद रखना होता है, ताकि अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही उस पर अटैक कर दे। तो ये कोई समतल दर्पण प्लेन मिरर है, ये इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु को आपने क्या बोल दिया, आदमी बोल रखा है। वस्तु को क्या माना, एक आदमी माना। तो ये आदमी दर्पण की तरफ किस वेग से गति कर रहा है? ये आदमी दर्पण की तरफ चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड के, किससे गति कर रहा है? 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, क्या वेग से गति कर। तो आपको ये पता होगा कि वस्तु का समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। सॉरी। तो आपको पता है कि जब वस्तु इधर चलेगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तरफ आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रतिबिंब का वेग होता है और जो वस्तु का वेग होता है उसके बीच में संबंध ये होता है, वी आई मतलब वी आई होता है प्रतिबिंब का वेग, इमेज इमेज होता है, इमेज का वेग वेलोसिटी ऑफ इमेज। टू वी एम क्या होता है, मिरर। अगर मिरर भी, अगर क्वेश्चन में दे रखा है मिरर भी गति कर रहा है, मिरर के भी कुछ वेलोसिटी दे रखी है, तो फिर उसको भी कंसीडर करेंगे, माइनस का वीओ। तो ये रिलेशन अपन को याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। याद रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये आपको किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा। अगर आपको पता है कि अपन ने रिलेटिव का कंसेप्ट पढ़ा था क्लास 11th में, रिलेटिव वेलोसिटी, तो अगर आपको वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में नहीं गिवन है तो उसको किसके रेस्पेक्ट में कंसिडर किया जाता है बच्चों? उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपन ने इमेज की वेलोसिटी निकाली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मिरर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सभी वेलोसिटी जो आपको है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही गिवन है। तो यहाँ से अपन को डायरेक्ट, और आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो व्यक्ति के वस्तु है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही किसकी दे रखी है, वस्तु की या फिर आदमी की। तो ऑब्जेक्ट अपने पास आदमी है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या, दर्पण के बारे में कुछ बोल रखा है, दर्पण के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो दर्पण की जो वेलोसिटी लेंगे अपन वो क्या ले लेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। दर्पण गति नहीं कर रहा है तो दर्पण को रेस्ट मानना पड़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ से बात करूं मैं, जो इमेज की वेलोसिटी है वो आ जाएगी नेगेटिव ऑफ, ये पूरा जीरो हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, आदमी। तो इमेज की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। तो आंसर ये नहीं पूछा गया, उसने आंसर अपन से इमेज की वेलोसिटी नहीं पूछा है, उसने पूछा गया व्यक्ति की सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल। उसने पूछा गया अपन से द स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू इमेज मेन के रेस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, उस प्रतिबिंब की, उस इमेज की क्या बताने आपको वेलोसिटी। तो पूछा क्या गया अपन से, वेलोसिटी ऑफ इमेज तो पूछी गई है, विद रेस्पेक्ट टू मेन पूछी गई है। विद रेस्पेक्ट टू इमेज, विद रेस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी गई, बट विद रेस्पेक्ट टू मेन पूछी है। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वी। वैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मेन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू कितना आएगी, आई की वेलोसिटी कितना दे रखा है,
आई वेलोसिटी ऑफ इमेज दे रखा है माइनस का 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन कितना दे रखा है प्लस का 15, तो कितना आ गया माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो इमेज की वेलोसिटी है इमेज की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मेन वो कितने आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड आएगी बच्चों। कितना आएगी 30 मीटर पर सेकेंड आएगी। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि अपने जो 15 लिया है प्लस लिया है 15 को क्या लिया है प्लस, तो 15 की डायरेक्शन किधर है इधर वाली प्लस डायरेक्शन है वेलोसिटी की और इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस, पर अपना आंसर क्या है माइनस है। इसका मतलब जो इमेज मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इमेज मतलब इमेज आदमी को देखेगा, मतलब अगर आदमी इमेज को देखेगा अगर आदमी इमेज को देखेगा तो आदमी को क्या लगेगा इमेज कि वो उसकी तरफ आ रहा है इधर की तरफ आ रहा है इधर की तरफ मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है माइनस 30 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू आदमी, मतलब आदमी को खुद का इमेज किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा वो पूछा गया। तो आदमी को जो उसका इमेज है वो उसके खुद की डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट, अब आदमी इधर से आ रहा है मिरर इधर से आ रहा है तो आपको पता है रिलेटिव वाले कंसेप्ट में दो कारें जब एक दूसरे के विपरीत आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बढ़ती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है रिलेटिव। तो यहाँ पर भी ऐसा ये 15 से इधर आ रहा है उसका इमेज 15 से इधर आ रहा है तो आदमी को ऐसा लगेगा कि उसका इमेज उसकी तरफ डबल स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो माइनस साइन तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आदमी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज मूव कर रहा है। किस स्पीड से मूव करेगा -30। तो यहाँ पर उसने ओनली स्पीड पूछा है, स्पीड में साइन अपन कंसिडर नहीं करते, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है वहाँ पर साइन का रोल नहीं होता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा अपना स्पीड का 30 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आंसर। क्या बात क्लियर है? तो फॉर्मूला आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला कि अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो फिर मिरर की वेलोसिटी भी अपन कंसिडर, मिरर किसी मूव करेगा वही उनके डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है समतल दर्पण पे एक किरण प्रकाश अभिलंबित आपतित हो रही है, परावर्तन का कोण क्या होगा? परावर्तन कोण का मान पूछा है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, जो इंसिडेंट लाइट है वो प्लेन मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। प्लेन मिरर इस तरह का है, प्लेन मिरर पर नॉर्मली क्या हो रही है एक लाइट, ये नॉर्मल बोलते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। और एसी के ऊपर क्या हो रही है, एसी के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये क्या है, ये क्या इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर ही एक लाइट रे। तो यहां से आपको पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है अपवर्तन कोण इक्वल टू क्या होता है परावर्तन कोण, ये होता है परावर्तन में I इक्वल टू R होता है एंगल कोण आपतन कोण, और R क्या होता है परावर्तन कोण। I क्या होता है आपतन कोण, R क्या होता है परावर्तन, तो I आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होते हैं बच्चों इक्वल होते हैं। और जो I एंगल होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, ये एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, ये नॉर्मल और इसी के ऊपर क्या आ रही है इंसिडेंट रे आ रही है। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई मतलब I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू 0 होगा तो R इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, I इक्वल टू क्या होता है R, तो I तो खुद क्या है नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल के ऊपर ही आ रहा है, नॉर्मल के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा। तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो उसने क्या पूछा है परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ बच्चों इसका आंसर क्या लगाते हैं अभिलंब तो आपतित हो रही है तो वो थीटा को क्या रख के आ जाते हैं 90 रख के आ जाते, 90 नहीं होता 90 नहीं होगा, समझ के बात को। क्योंकि अपने पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो किसके साथ मेजर करते हैं अपन नॉर्मल के साथ, ये होता है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल होता है इसको अपन आई बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्शन होता है इसको आर बोलते हैं। ये एंगल ऑफ ये आई हो जाएगा ये आर हो जाएगा। तो अगर इस इंसिडेंट रे को मैं इसके ऊपर ही ला दूं नॉर्मल के ऊपर ही तो थीटा क्या होता जाएगा 0, थीटा मतलब आई क्या हो जाएगा 0, आई 0 तो आर भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पर तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी नॉर्मली क्या हो जाएगी अपने पाथ को क्या कर लेगी रिट्रेस करेगी, जिधर से आ रही उधर ही क्या हो जाएगी इंसिडेंट हो जाएगी, उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपसे पूछा गया है कि कितना होता है। अब आवर्धन का मतलब समझते हो? आवर्धन का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा बना है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन आवर्धन बोलते हैं, लीनियर आवर्धन। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, आपको पता है कि जो समतल दर्पण की प्रॉपर्टी अगर अपन ने पढ़ी हो तो समतल दर्पण में जो वस्तु होती है उसके समान आकार का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, समान दूरी पर बनता है। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी क्या होती है, x होती है। समान आकार का समान दूरी पर बनता है, वो सीधा बनता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, पीछे बनता है। मिरर के पीछे वाले जो भी इमेज बनेंगे वो कैसे होंगे, वर्चुअल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, याद रहेगा, रियल ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। सेम डिस्टेंस पे बनेगा, जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की उतनी डिस्टेंस पर क्या होगा, इमेज होगा, कहाँ से, मिरर से। याद रहेगा, सेम डिस्टेंस पर सेम साइज का सेम हाइट का वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। क्या बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से बात हो रही है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने हाइट का बन रहा है। ठीक है, तो अपन को पता है कि सेम हाइट का बनता है, सेम साइज का बनता है। इसका मतलब जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है वो सेम होगी। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1। क्या आएगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी। और वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन वर्चुअल होता है, इमेज अगर वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो क्या मिलेगी अपन को, पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो 1 तो मिल ही रही है, साथ के साथ ही प्लस भी आएगा। तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, +1 होता है। प्लेन मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो इमेज बनेगा, उसका जो मैग्निफिकेशन अपन को मिलेगा, उसका मैग्निफिकेशन +1 मिलेगा। ठीक है, विद साइन के साथ आपको याद रखना है, +1 मैग्निफिकेशन होता है कौन से मिरर का, प्लेन मिरर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पढ़िए इसको। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के टुकड़े में प्रवेश करिए, कहां से कहां जा रही है, हवा से। प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर, मतलब माध्यम चेंज हो रहा है। माध्यम चेंज होता है तो कौन सा फेनोमेना, कौन सा घटना होती है वहां पर, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। परावर्तन बेटा होता है जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, बाउंस बैक को बोलते हैं अपन परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, तो लाइट क्या हो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है तो वहां क्या हो जाता है, अपने पथ से बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट वो होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जा रहा है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, हवा से कांच में जा रही है। हवा एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है, तो हवा से कांच में जा रही है, तो माध्यम क्या हो रहा है, मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब मीडियम चेंज होगा तो वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्शन में आपको बताते हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जहां पर मीडियम चेंज होता है लाइट क्या होती है, बेंड होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं अपन, मीडियम चेंज होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। एक मीडियम से दूसरे, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोला जाता है बच्चों, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है तो स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। और जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो वेवलेंथ भी क्या होती है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य भी क्या होती है, चेंज होती है। बट फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, अनचेंज्ड। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्या चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में आपसे पूछ ले, रिफ्रैक्शन में क्या चेंज होता है, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, रिफ्रैक्शन में कांस्टेंट रहती है। मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, जहां से लाइट आ रही है उस सोर्स पर डिपेंड करती है। वो सोर्स बदलेगा तभी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी। अदरवाइज लाइट को कहीं भी लेके जाओ, पानी में लेके जाओ, आप कहीं भी लेके जाओ, किसी मीडियम में लेके जाओ, उस मीडियम में फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा,
तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। क्यों रहेगी अनचेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। सोर्स मतलब जहां से लाइट आ रही है उसके सोर्स पर डिपेंड करती है। क्या बात क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है, कहां से कहां जा रही है, हवा से कांच में। हवा कैसा मीडियम होता है, हवा एक डेंसर नहीं रेरर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, रेरर मीडियम होता है। रेरर मीडियम मतलब विरल माध्यम। कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम। कांच क्या होता है, सघन माध्यम होता है, डेंसर मीडियम। कांच क्या होता है, हवा के कंपेरिजन में डेंसर होता है, सघन होता है। तो प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से सघन में जाती है, इसका मतलब माध्यम माध्यम क्या हो रहा है, माध्यम आपका चेंज हो रहा है। माध्यम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, चेंज होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो वेलोसिटी होता है, लाइट की स्पीड होती है, वो क्या होती है, लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से क्या होगा, ये डेंसर मीडियम में जा रही लाइट, तो डेंसर मीडियम में जाने का मतलब म्यू बढ़ जाएगा। म्यू बढ़ जाएगा तो वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वी कम हो जाएगा तो तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ से, तो आपके पास जब हवा से कांच में जा रही है तो म्यू बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम। स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाने से क्या होगा, तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा कि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो समझ गए बात को कि अगर अगर कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम उसका प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग कम होने से तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि वेग प्रकाश का वेग है, प्रकाश की चाल क्या होती है, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। वेग कम हो जाएगा तो तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगी। तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी घट जाएगी। तो यहाँ से तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो अपवर्तनांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और जो स्पीड लाइट होती है वो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, तो दो मीडियम की बात करूँ तो V1 अपॉन एक मीडियम में लाइट की स्पीड अगर V1 है, दूसरे में V2 है, तो वहाँ पर तरंग दैर्घ्य पहले मीडियम की तरंग दैर्घ्य λ1, दूसरे मीडियम की तरंग दैर्घ्य λ2। और यहाँ पर क्या आएगा, माध्यम किसका आएगा, दूसरे मीडियम का बटे माध्यम पहले मीडियम। तो ये रिलेशन आपको तरंग दैर्घ्य में, स्पीड में और म्यू में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव से भरे बर्तन की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। कोई भी द्रव से कोई भी लिक्विड भरा हुआ है किसी कंटेनर में, तो अपन को देखता है कि कंटेनर की तली जो बॉटम है उसका अपन को ऐसा लगता है कि वो उठा हुआ दिखाई देता है ना। जनरली ऐसा स्टील के बर्तन में आप कभी देखना, ज्यादा पानी भरना ऊपर, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका जो नीचे का तला है वो ऐसा लगेगा ऊपर उठा हुआ है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है बच्चों, अपवर्तन होता है। उसका रीजन क्या होता है, अपवर्तन। याद रहेगा, जैसे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है, तो सब किसके कारण होता है, ये पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, बर्तन का ऊपर उठा दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन की घटना के कारण होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये लेंस वाला क्वेश्चन आ गया। एक उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल मतलब जिसके दोनों सरफेस क्या हो, उत्तल लेंस हो, उसको उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स बोलो या बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलो। एक उभयोत्तल लेंस, इस लेंस का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, लेंस का खुद का अपवर्तनांक, लेंस जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.6 पदार्थ का बना हुआ है। इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब आपको पता है लेंस दो सरफेस से बना होता है, मिनिमम दो सरफेस से क्या होता है, बना होता है। दोनों सरफेस या तो वक्री हो सकती है, एक सरफेस समतल हो सकती है, एक सरफेस वक्री हो सकती है। पर यहाँ पर दोनों ही सतह क्या दे रखी है आपको, उत्तल सतह दे रखी है, दोनों ही सतह उभयोत्तल दे रखी है। इसका मतलब दोनों ही सतह क्या है, वक्रीय सतह है। तो दो वक्रीय सतह को मिलाते तो क्या बनता है, आपका लेंस बनता है। तो कौन सा लेंस बना रखा है, उभयोत्तल लेंस बना रखा है। उभयोत्तल मतलब दोनों सतह की जो वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। दोनों सतह की वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। इस लेंस को 1.63 अपवर्तनांक के दरों में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। अब इस लेंस को आपने किस में डुबो दिया, एक ध्रुव में डुबो दिया। तो ध्रुव में डुबोने से अब आपको पता है कि जब किसी लेंस को किसी अपन मीडियम में डुबो देते हैं तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी मीडियम पर भी डिपेंड करती है। मीडियम अलग अलग चेंज हो जाएगा। अगर अलग अलग मीडियम में लेंस को रखोगे तो उस लेंस की फोकस दूरी भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट। मिरर में ऐसा नहीं होता है।
बट लेंस में की फोकस दूरी मीडियम पर डिपेंड करती है, म्यू पर डिपेंड करती है, साथ के साथ ही उसकी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या पर तो डिपेंड करती है, वक्र पृष्ठ की रेडियस पर तो डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है, साथ के साथ ही वो मीडियम पर भी डिपेंड करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लेंस की अपन को फोकस दूरी निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फोकल लेंस के फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। R1 क्या होता है? ये उभयतल लेंस है, दो वक्र पृष्ठ होगी। इस वाली वक्र पृष्ठ की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, वक्रता त्रिज्या R1 है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? R2 होगी। ठीक है, ये लेंस किसी मीडियम, किसी पदार्थ का बना हुआ है, उसका अपवर्तन आपको दे रखा है, और इस लेंस को आपने किसी मीडियम में डाल दिया, किसी मीडियम में रख दिया, तो मीडियम का अपवर्तनांक क्या है? ज्यादा है। तो याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है, अगर लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है किससे? मीडियम के अपवर्तनांक से। लेंस का अपवर्तनांक अगर मीडियम के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा, लेंस का नेचर नहीं बदलेगा, लेंस वही रहेगा। लेंस का नेचर चेंज होने का मतलब कि अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव रहेगा। और अगर लेंस का अपवर्तनांक मीडियम के अपवर्तनांक से इक्वल है तो लेंस ही नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? एक प्लेन सरफेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो प्लेन सरफेस बन जाएगी, प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर अगर लेंस का अपवर्तनांक मीडियम के अपवर्तनांक से कम है तो लेंस का नेचर क्या हो जाएगा? लेंस नेचर क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाता है। लेंस नेचर चेंज हो जाता है। लेंस नेचर चेंज होने का मतलब, लेंस नेचर चेंज होने का मतलब है कि अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव बन जाएगा, कॉनकेव है तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगेगा अपन को, जो लेंस का अपवर्तनांक है 1.6 है और जो माध्यम का अपवर्तनांक है उसका 1.6 है, तो माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है। जब माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है तो लेंस का नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कौन सा लेंस है? ये है उभयोत्तल लेंस, और उभयोत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस में तो एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है किससे? लेंस के अपवर्तनांक से। तो उस लेंस का नेचर क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। लेंस का नेचर चेंज होने का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस किस में बदल जाएगा? कॉनकेव लेंस में बदल जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा फोकल लेंथ का वो क्या आना चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव एक ही ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। क्या बात क्लियर है? नेचर चेंज हो गया तो अपन को इसको ऐसे जज कर सकते हैं इसको, पर पूरा प्रॉपर अपन को सोल्व करना है, विद फॉर्मूला, विद आंसर निकालना है, इसका पूरा डाटा निकालना है, पूरा एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला अपन ये यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू ये लेंस की 1/f इक्वल्स टू लेंस की माध्यम, लेंस का अपवर्तनांक 1.6, माध्यम का अपवर्तनांक 1.63 माइनस 1/r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका सेंटर किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। अगर मैं इसको कर्वेचर को पूरा कंप्लीट करूँ तो सर्कल, क्योंकि कर्वेचर का मतलब क्या होता है? इसका पार्ट, ये पार्ट आपने कोई ग्लास का पार्ट लिया, इसको कहाँ से तोड़ा होगा? आपने इसी स्पेयर से तोड़ा होगा, तो इस स्पेयर का सेंटर ये होगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को क्या मिलेगी? पॉजिटिव। इसका आर क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो पहली वाली सरफेस का जो आर होगा पॉजिटिव होगा 1/20, और दूसरी वाली सरफेस का 15 दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो यहाँ से क्या रख दो आप? 15 रख दो, तो पॉजिटिव हो गया। दूसरी वाली सरफेस का जो रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो कहाँ पर आएगा? इधर की तरफ आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, तो डिस्टेंस यहाँ से इधर की तरफ, तो इधर इधर की डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। इधर की डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो नेगेटिव आएगा। फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, नेगेटिव इसका, नेगेटिव फॉर्मूले का, नेगेटिव इसका, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपको मिलेगा 1/15, 1/15 कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको सोल्व करेंगे पहले तो यहाँ से सोल्व करने से ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, समथिंग आएगा 0.98। कितना आएगा ये? 0.98 माइनस का 1, ये आ जाएगा आपके पास 2/15। कितना आएगा ये? 2/15। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो सोल्व करने से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू में, क्योंकि ज्यादा ये कम, कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब सोल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 407 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? 407 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगी? ये जो लेंस मीडियम में रखने के बाद इसकी फोकल लेंथ।
क्या बात क्लियर है? तो याद रखना है लेंस की फोकस दूरी मीडियम चेंज होने से चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक उपयुक्त लेंस के कांच का अपूर्णांक दे रखा है, इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 0.2 मीटर। लेंस की समता पूछे, लेंस की समता, लेंस की समता, समता मतलब पावर, पावर क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है पावर। पावर क्या होता है? 1/f। तो लेंस फॉर्मूले से अपन ये 1/f बोलो या फिर ये पावर का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? लेंस की अपूर्णांक दे रखा 1.5, 1.5 को मैं 3/2 बोल दूं, बोलिए। नीचे क्या आएगा? माध्यम, माध्यम कुछ नहीं दे रखा तो माध्यम क्या करना पड़ता है अपन को? 1 मीडियम कंसिडर, उसको फिर अपन को एयर या वैक्यूम कंसिडर करना पड़ता है, और एयर का अपूर्णांक कितना होता है? 1 होता है। तो माध्यम क्या माना? अगर कुछ नहीं दे रखा तो लेंस कहाँ रखा है? एयर में रखा, और एयर का अपूर्णांक कितना होता है? 1 होता है। क्योंकि ऊपर क्या आता है? लेंस का अपूर्णांक अपन माध्यम का अपूर्णांक, माध्यम का अपूर्णांक कितना ले लिया अपन? एयर। क्यों? क्योंकि इसने कुछ भी नहीं दे रखा कि ये लेंस को आपने कहाँ पे रखा है। तो लेंस को मैं मान के चल रहा हूँ कि लेंस को आपने कहाँ पे रखा है? लेंस को आपने एक हवा में रखा है, तो हवा का अपूर्णांक 1 हो जाएगा। 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 कितना है? दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्या अपन को सेम लेनी पड़ेगी। 1/r1 उभयोत्तल लेंस है, तो r1 पॉजिटिव होगा, r2 नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.2 का मतलब होता है 1/5। इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 2/5। 1/5 1/5 क्या हो जाएगा बच्चों? 2/5। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1.5 1/5 1/5 का मतलब होता है 0.2। तो ये किसकी वैल्यू है? ये पावर की वैल्यू निकली, तो ये 1/f की वैल्यू है, पर 1/f ही किसके इक्वल होता है बच्चों? पावर के इक्वल होता है। ठीक है, तो पावर यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? पावर की वैल्यू 0.2। और आपको पता है पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। पावर का यूनिट कितना होता है? डायोप्टर। यहां से आपको 0.2 मीटर, 1.5 यहाँ से पुट करेंगे अपन, 3/2 माइनस 1, ये 2/5 हो जाएगा। 2/5 का मतलब ये 1/f की वैल्यू यहाँ से आपके पास मिली है, 1/f को आपने पावर बोला है, तो यहाँ से 1/2 1/2 1/5 1/5, 0.2 का मतलब 1/5 होता है बच्चों। हाँ, ये 3/2 माइनस 1, ये 1/2 हो गया, ये 2/5 2/5 हो जाएगा। 2/5 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आपके पास 1/f की वैल्यू कितना मिली है? 1/f मिला है आपके पास 1/5। तो f की वैल्यू कितना मिलेगी? 5 मिलेगी। कितना मिलेगी? 5। और ये किस में आएगा? ये मीटर में आएगा। और आपको पता है कि जो पावर होती है, पावर होती है, वो पावर क्या होती है? 1/f और 0.2 डायोप्टर। तो कितना आना चाहिए? 0.2 डायोप्टर आना चाहिए ना। यहाँ पर थोड़ा हो सकता है यूनिट की वजह से, यहाँ पर सेंटीमीटर होता है तो यूनिट की वजह से हो सकता है गड़बड़ हो। तो आंसर कितना आएगा? 0.2। ऑप्शन में हो सकती है गड़बड़ हो ना, तो आंसर कितना आएगा? 0.2 डायोप्टर आएगा ना। 1/f को क्या बोलते हैं? क्योंकि अपन से पावर पूछे ना, और ये 1/f का ही फॉर्मूला होता है, तो 1/f को ही अपन पावर बोलते हैं। तो पावर का क्या हो जाएगा यहाँ से? पावर 1/5 होगा। 1/5 का मतलब 0.2। क्या बात क्लियर है? ठीक है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या देखिए ना, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रही है? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 0.2 दे रखी है। 0.2 का मतलब 1/5 होता है बच्चों, है ना। 0.2 का मतलब 1/5 होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? लेंस की क्षमता यहाँ से हो जाएगी 0.2 डायोप्टर। ठीक है, फोकस दूरी पूछता ना, फोकस दूरी होगी 5, है ना, फोकस दूरी 5 होगी, पर लेंस की क्षमता 0.2 डायोप्टर। हाँ, तो जिससे कि रॉयल स्कोर से प्रोग्राम लेके आया है जेट सीयूटी 2027 के बच्चों के लोंगियर बच्चों के लिए। पेपर मोड आपका स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होगा, पेपर मोड होगा, ऑनलाइन बेस पर होगा, पेपर पैटर्न सीयूटी पैटर्न पर होगा, सिलेबस आपका 11-12 दोनों का आएगा। एग्जाम मिनिमम फीस 10 रुपये, मात्र 10 रुपये। मीडियम दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगा। रैंक 1 अगर जो लेके आएगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप होगी इस एग्जाम में। जिसकी रैंक फर्स्ट आएगी उसको पूरा फ्री मिलेगा, आपको पूरी फीस आपको माफ कर दी जाएगी। रैंक 2 के लिए 90% स्कॉलरशिप, रैंक 3 के लिए 80% स्कॉलर, रैंक 4 के लिए 70%। इस तरीके से अगर आपकी रैंक 101 से 1000 के बीच में आती है तो आपको वहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हर बच्चे के लिए लगभग यहाँ पर स्कॉलरशिप होगी। तो आप फटाफट आइए, एनरोल करिए और इसको एग्जाम दीजिए और फटाफट इसका आप बेनिफिट लीजिए। ठीक है, तो जल्दी जुड़िए। ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पर इस QR को स्कैन कर रहा है, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी।
तो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मध्यम प्रतिबिंब होता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें मध्यम प्रतिबिंब किस तरह का बनता है, उसका नेचर किस तरह का होता है, ये अपन को बताना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इंटरमीडिएट इमेज होता है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, अभिनेत्रक लेंस होता है, जिसको अपन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको आईपीस बोलते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर अपन एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका यहाँ पर इमेज बनाते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनता है। ये इमेज कैसा बनता है, ये इमेज बनता है रियल होता है, और ये रियल बनता है, इन्वर्टेड होता है और लार्ज बनता है। कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड लार्ज। रियल का मतलब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आवर्धित होता है। तो कौन सा आ जाएगा, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। तो इंटरमीडिएट इमेज की जो नेचर होता है वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। बट जो फाइनल इमेज बनता है इसका, ये बनाएगा फिर लास्ट में। तो फाइनल जो इमेज बनता है वो फाइनल इमेज कैसा होता है, एक तो इनलार्ज होता है, बड़ा, ऑब्वियसली बात है कि अपन सूक्ष्मदर्शी ले रहे हैं तो इनलार्ज होता है। दूसरा कैसा होता है, ये दूसरा होता है वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो याद रहेगा जो फाइनल इमेज होता है वो कैसा होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो फाइनल इमेज होता है वो कैसा होता है, इनलार्ज होता है, वर्चुअल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, फाइनल इमेज का नेचर है। और ये जो इंटरमीडिएट होता है, बीच वाला जो होता है, उसका ये नेचर होता है। ठीक है, तो ये आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में याद रखना है। दो लेंस होते हैं, इसको अभिनेत्रक लेंस बोला जाता है, अभिनेत्रिका लेंस, और इसको नेत्रिका लेंस, इसको अभिदृश्यक लेंस बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको नेत्रिका लेंस बोला जाता है। ठीक है, अभिदृश्यक और नेत्रिका। जो आंखों के पास होता है, क्योंकि आंख यहाँ पर होती है आईपीस, इस आंख के पास वाले को आईपीस बोला जाता है। दूसरा वाला जो होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतन कोण पर आपतित होती है। दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन कोण पूछा है। अब दर्पण से परावर्तन कोण का मान आपको पता होना चाहिए, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर याद समझ लो। यहाँ से ये दर्पण होता है, ये कौन सी किरण होगी, ये आपतित किरण होगी। ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण होगी। ये कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। तो आने वाली किरण ये है, जाने वाली किरण ये है। ठीक है, आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण। तो आने वाली किरण ये नॉर्मल के साथ कितना कोण बनाती है, आई। जाने वाली किरण नॉर्मल के साथ कितना कोण बनाती है, आर। और आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो आर को भी मैंने आई कंसिडर कर लिया। विचलन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अपने रास्ते से कितना विचलित हो गई, कितने कोण से विचलित हो गई। तो अगर ये मिरर नहीं आता तो वस्तु इधर जाती रही थी, अरे बोलो, सीधा इधर जा रही थी, इधर इस रास्ते पे जा रही थी, पर कोण आने से, ये मिरर आने से क्या होगा, इसका रास्ता चेंज हो गया। कितना रास्ता चेंज हो गया, इतना। पहले इधर जा रही थी, अब कितना चेंज होगी, अपने रास्ते से कितना डेविएट होगी, इतने कोण से डेविएट होगी। तो इसी कोण को क्या बोलते हैं अपन, विचलन कोण बोलते हैं, डेल्टा। तो आपको पता है एक लाइन पे जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, 180 डिग्री योग होता है। तो 180 किसके बराबर हो जाएगा, आई प्लस डेल्टा। तो किसके बराबर हो गया 180, 2i प्लस डेल्टा। तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस का 2i। और आई डेल्टा को क्या बोला जाता है बच्चों, डेल्टा को विचलन कोण बोला जाता है। तो 180 माइनस का 2i क्या हो जाएगा, विचलन कोण। आई क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से विचलन कोण का मान कितना आ जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा 180 माइनस का 60, और 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 डिग्री। तो विचलन कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री का विचलन कोण हो जाएगा। अगर आपतित किरण समतल दर्पण पर कितने कोण से आपतित होती है, 30 डिग्री के कोण से आपतित होती है, तो विचलन कोण कितना होगा, 120 डिग्री। तो 120 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। बताइए, तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जब प्रकाश किरण कांच से जल में, कहां से कहां जा रही है प्रकाश किरण, कांच से जल में प्रवेश करती है, गमन करती है, तो क्रांति कोण का मान बताइए। क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपसे पूछी। क्रिटिकल एंगल कहां पर आता है, क्रिटिकल एंगल आता है जब प्रकाश का क्या हो रहा, TIR, अरे होता है जब TIR होने जा रहा हो प्रकाश का, तो वहां पर अपन क्या डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल हो जाता है तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, अगर आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो फिर वहां पर वस्तु का क्या हो जाता है, वहां पर लाइट का क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन होती है, जो आपतन कोण का मान है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले बात तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है,
क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है कि पहली बात तो कि क्रिटिकल एंगल के लिए जो लाइट होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अगर लाइट डेंसर टू रेरर जा रही है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर सकते हो। तो क्रिटिकल एंगल पर अगर कोई लाइट की प्रकाश की किरण आ रही है तो वो लाइट क्या हो जाएगी, जो अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के बाद कैसे निकल जाएगी, सरफेस के साथ ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पर आपसे पूछ रहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर कोई भी क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। कितना होती है, 90। इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू वन। इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू टू। या फिर आप इसको बोल दो डेंसर का अपॉन रेरर का, क्योंकि डेंसर टू रेरर। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स होता है म्यू वन साइन आई। आई की जगह क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू म्यू टू क्या हो जाएगा, साइन आर। अरे हो जाएगा साइन आर, आर की वैल्यू कितना है 90, अरे हो जाएगा। तो यहाँ साइन 91, तो यहाँ पे साइन आई सी इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन आई सी इक्वल टू रेरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और रेरर मीडियम कौन सा है, रेरर मीडियम आपको दे रखा है वाटर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। कांच का क्या है, ज्यादा। तो कांच से ये कौन सा मीडियम होगा, ये अपने पास डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम होगा। ये कौन सा मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, उसका दे रखा है 4/3 और इसका दे रखा है 3/2। तो मेरे को क्या चाहिए, रेरर का। तो रेरर का कितना होगा 4/3 अपॉन डेंसर का कितना होगा 3/2। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/9। तो साइन आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8/9। तो आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उधर लेके जाओगे तो आंसर अपना हो जाएगा आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अपन को ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश तंतु के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना होती है, याद रखना है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशिक तंतु होता है, उसमें कौन सी घटना होती है, वहाँ पर TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस तरह का पाइप होता है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। जो सिग्नल है वैसे आएंगे, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगे और इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते अपन को यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में घटना देखने को मिलती है, TIR वाली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिज्म वाला क्वेश्चन है। प्रिज्म वाले क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डेविएशन वाले न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है वो आपको याद रखना है। इनके वैल्यू फॉर्मूले आपको याद रखना है। प्रिज्म कोण, अब प्रिज्म कोण दिए गए जिसको प्रिज्म कोण को अपन ए बोलते हैं, इस तरह का प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म कोण, इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे निकल जाएगी। इसको निर्गत किरण बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको अपवर्तित किरण, इसको निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आई होता है, ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये निर्गत कोण ये होता है। ठीक है, तो आपको प्रिज्म कोण ए की वैल्यू कितना दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 4.5 डिग्री दे रखी है। कितना दे रखी है बच्चों, 4.5 डिग्री। अब आपको पता है कि जब प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से कम होता है, 8 डिग्री से कम होता है, तो उसको अपन कौन सा प्रिज्म मानते हैं, पतला प्रिज्म, थिन प्रिज्म मानते हैं। कौन सा प्रिज्म मानते हैं, थिन प्रिज्म। इतना कम कोण किसका होता है, थिन प्रिज्म, बहुत पतला प्रिज्म है। और थिन प्रिज्म के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है, न्यूनतम डेविएशन का μ-1 मल्टीप्लाई ए। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रिज्म क्या हो, थिन होता है, तो वहां पर अपन फॉर्मूला लिखते हैं। जब थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन होता है डेल्टा इक्वल टू μ-1 इंटू ए। ए क्या होता है, प्रिज्म एंगल होता है, म्यू क्या होता है, उस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। और यहाँ से आपको मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा। म्यू कितना है, म्यू है 1.5 टू -1, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस करेंगे तो 0.52 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई एरिया कितना यहाँ पर ए कितना दे रखा है 4.5, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक कितना आ जाएगा 2.3 के अप्रोक्सीमेट आएगा। कितना आएगा 2.3 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मिनिमम डेविएशन कितना आ जाएगा 2.3 डिग्री। क्या बात क्लियर है। तो इस तरीके से थिन प्रिज्म के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए। वैसे नॉर्मल प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I + E
माइनस का ए, ठीक है। नॉर्मल डेविएशन नहीं होता प्रिज्मा। अगर मिनिमम डेविएशन होता है तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2i माइनस का ए, याद रहेगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन होती है i इक्वल्स टू ई होता है या फिर r1 इक्वल्स टू r2 होता है। ये किसके लिए कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन के लिए। मिनिमम डेविएशन अगर थिन प्रिज्म में होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है प्रिज्म के डेविएशन का। अगर मिनिमम डेविएशन पूछा है तो 2i माइनस का ही होता है। 2i माइनस के लिए दो कंडीशन होती है, i इक्वल्स टू ई या फिर r1 इक्वल्स टू r2। r1 ये वाला एंगल होता है, r2 ये वाला एंगल होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये चीज याद रखनी है। और बैच सीयूटी जेट के बैच 2000 लॉन्ग ईयर के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे, तो आप फटाफट से इनरोल करिए इनमें और फटाफट अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को क्या लिखते हैं अपन, m लिखते हैं, तो m की वैल्यू कितना दे रखी है, 6 दे रखी है। इसके लेंस की फोकस दूरी कितना दे रखी है, लेंस की फोकस दूरी मीटर में आपसे पूछी गई। यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d की वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को बोलते हैं बच्चों 25 सेंटीमीटर। कितना बोलते हैं, 25। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर दे कितना दे रखी है, 6। m की वैल्यू 6 दे रखी है। फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इन मीटर, मीटर में आपसे फोकल लेंथ पूछी है इसकी। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही अपन लेंस यूज करते हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कितना होता है, स्मॉल डी, जिसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 1 प्लस डी बाई एफ। अरे पता है क्या फॉर्मूला, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। m कितना है यहाँ से 6 दे रखा है, 1 प्लस डी की वैल्यू कितना दे रखी है 25 और f की वैल्यू आपसे पूछी गई है, याद रहेगा। तो यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे, 1 को इधर लेके आओगे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन एफ। तो एफ की वैल्यू यहाँ से कितना निकली आपके पास, 5 सेंटीमीटर। कितना निकली, 5 सेंटीमीटर। किस में आएगा ये फोकस दूरी, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपने इसको डी को सेंटीमीटर में रखा है तो वाला एफ भी किस में मिलेगा आपको, सेंटीमीटर में। पर उसने किस में पूछा आपसे, उसने पूछा है फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में फोकल लेंथ पूछी है। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मीटर में मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को 0.0 मीटर होता है। क्या बात क्लियर है बच्चों, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर की समान फोकस दूरी की उत्तल और उत्तल लेंसों को जोड़कर प्राप्त लेंस संयोजन की फोकस शक्ति डायोप्टर में होगी। दो लेंस है जिनकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है, एक तो कौन सा लेंस है, एक तो कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है। दोनों की फोकस दूरी क्या है, सेम है, और दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपको पता है जो संयोजन की फोकस दूरी होती है, कॉम्बिनेशन फोकस जो पावर होती है वो क्या होती है, दोनों की पावर का योग होती है। दोनों की पावर किसका, कॉनकेव लेंस की पावर और कॉन्वेक्स लेंस की पावर। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर, जब दोनों की फोकस दूरी क्या है, एक की प्लस है तो दूसरे की क्या होती है, माइनस होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो कॉनकेव की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो यहाँ से बात करूँ मैं, पावर क्या होती है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 कॉनकेव मान लो तो उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, कॉन्वेक्स मानो तो उसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/25 1/25 क्या आ गया, 0। तो नेट पावर आपको क्या मिली, 0 मिली। नेट पावर क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ से आपसे पूछा है पावर ऑफ डायोप्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस की कॉम्बिनेशन की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बताइए, पावर दोनों की जो कॉम्बिनेशन की पावर होगी वो 0 होगी। क्या बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार इनको पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। इसको जो अपने PYQ की है, ये PYQ और जो MCQ अपन ने किए, इनको आपको दोबारा से फिर से रिपीट करना है और तैयारी करते रहे। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इनको आपको मतलब बार बार रिपीट करना है क्वेश्चन को। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन की, उतनी अपनी तैयारी है बहुत अच्छी इसमें होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके बाय।